अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। आज मुसलमानों पर हमला है, कल ईसाइयों पर होगा, परसों सिखों पर होगा। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? हमको जवाब दो। आप मुसलमानों के बीच में कब तक भय की राजनीति करेंगे? बिहार चुनाव, दो गठबंधन और दोनों की एक ही टेंशन, कैसे बनेगी सरकार, और इसलिए बन गए हैं बिहार में दो खेमे। एक तरफ नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला एनडीए है, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की रहनुमाई वाला महागठबंधन। इन दोनों खेमों के बीच चुनाव का गणित खड़ा है बनकर 80 बनाम 20। 80 वर्सेस 20। 80 में धर्म का खेल है तो 20 में भी धर्म का ही खेल है। फर्क सिर्फ इतना है कि जब बात 20 की होती है तो 80 में जाति के नाम पर सेंध लगाने की कोशिश भी चलती है। बिहार के चुनावों में अक्सर यह सवाल उठता है कि चुनाव का आधार क्या होगा? विकास आधार है, रोजगार आधार है, या फिर जाति और धर्म? अगर विकास को आधार बनाया जाए तो उसमें सभी आ जाएंगे। रोजगार के साथ भी यही बात होती है। लेकिन जाति और धर्म के नाम पर चुनाव हो तो विकास और रोजगार के पहलू पीछे छूट जाते हैं और सामने रह जाती है भावुक सवालों पर वोट हासिल करने की चाहत। इस वोट की चाहत में ही आज बिहार 80 वर्सेस 20 के चुनावी मुहाने पर खड़ा है। 80 बनाम 20 का सीधा रिश्ता हिंदू बनाम मुसलमान से है, क्योंकि नाना करते हुए भी बिहार की राजनीति उसी दिशा में बढ़ गई है। इसमें हलाला आ चुका है, बाबर और ओसामा का नाम आ चुका है, इसमें वक्फ आ चुका है, इसमें शरिया कानून आ चुका है, इसमें बुर्का आ चुका है, और अब तो मोहम्मद का बेटा भी आ चुका है। जिसको डिप्टी सीएम ना बनाने को लेकर सवाल ओवैसी उठा रहे हैं। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? हमको जवाब दो। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या मोहम्मद का बेटा नहीं बन सकता मुख्यमंत्री? तमाम बुनियादी मुद्दों पर अब वक्फ कानून हटाने का सवाल भारी पड़ने लगा है। बिहार में ठंड बहुत बढ़ रही है, लेकिन बिहार में वक्फ कानून को लेकर राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ है। महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव हैं, जिन्होंने कहा कि सरकार बनते ही वक्फ कानून को फाड़कर कूड़ेदान में फेंक देंगे। हमने कहा है हमारी सरकार बनेगी तो वक्फ बोर्ड का कानून को कूड़ेदान में हम लोग। जो कुछ तेजस्वी यादव ने कहा वो तेजस्वी के घोषणा पत्र में, उनके प्रण में शामिल है। जो कुछ तेजस्वी यादव ने कहा वही बात तेजस्वी की पार्टी के एक मुस्लिम एमएलसी बोल चुके हैं। साथियों, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाइए। एक मजबूत हमारा बड़ा भाई संजीव कुमार को आप जब विधायक बनाएंगे तो वो विधायक नहीं, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। वक्फ बिल के खिलाफ करने वाले को इलाज करना है। जिन लोगों ने वक्फ बिल का समर्थन किया उनका इलाज करना है। कहां थे ये सारे लोग? ये भाजपाई आज इनके जाल में नहीं फंस रहा है। तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, सारे बिल फाड़ के फेंक दिए जाएंगे, चाहे वो वक्फ बिल हो, कोई बिल हो। सवाल वोट का है, इसलिए वक्फ कानून को रद्द करने की बात तेजस्वी कर रहे हैं। नहीं तो इस सवाल का जवाब तेजस्वी के पास भी नहीं कि वो मुख्यमंत्री बन भी जाएंगे तो वक्फ कानून बदल नहीं सकते। दरअसल वक्फ को संविधान की समवर्ती सूची में शामिल किया गया है, यानी इस पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती हैं।
लेकिन किसी कानून पर केंद्र और राज्य में टकराव आया तो केंद्र सरकार का कानून माना जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 256 के मुताबिक राज्य सरकारें केंद्र के बनाए कानून और उनके निर्देशों का पालन करने से मना नहीं कर सकती। इसलिए तेजस्वी के विरोधी कह रहे हैं कि वो वक्फ कानून के सवाल पर मुसलमानों को ही गुमराह कर रहे हैं। वक्फ संशोधन विधेयक पर जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी तो राष्ट्रीय जनता दल एकमात्र राजनीतिक दल है, नहीं तो वो दस्तावेज दिखाएं तेजस्वी यादव, उनके हस्ताक्षर से कहा क्या पार्लियामेंट्री पार्टी को कोई सलाह दिया गया? पार्लियामेंट्री कमेटी को राबड़ी देवी के हस्ताक्षर से गया, लालू जी के हस्ताक्षर से गया। तो जब सलाह देना था तो उस समय तो आपने कोई मंतव्य दिया नहीं। और आज जब चुनाव का मौसम आया, अंजुमन इस्लामिया हॉल खंडहर बना दिया था, आज वह शानदार इमारत है, पर्यटक भी वहां जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में जब ये समस्या आई तो उस समय तो कलम का स्याही सूख गया था और आज राजनीति में पौधा उगाना चाहते हैं। जब कानून में बदलाव तेजस्वी कर नहीं सकते तो उसको सत्ता में आने पर कूड़ेदान में कैसे फेंक सकते हैं? इस सवाल का जवाब तलाशने की जगह ये जानना जरूरी है कि तेजस्वी ने ऐसा कहा क्यों। बिहार में मुस्लिम वोटरों की संख्या करीब 18% है। राज्य की 243 विधानसभा सीटों में से 60 से 70 सीटों में मुस्लिम अहम फैक्टर हैं। राज्य में विधानसभा की 40 सीटें ऐसी हैं जहां 25% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। इसके अलावा 20 सीटें ऐसी हैं जहां 20 से 25% मुसलमान वोटर हैं, जबकि अमौर और कोचा धामन में तो 74% मुस्लिम वोटर हैं। वहीं बायसी और बहादुरगंज में करीब 70% मुस्लिम वोटर हैं। अगर इन सीटों पर मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण आरजेडी या महागठबंधन की तरफ हो जाता है तो तेजस्वी को काफी लाभ मिलेगा, लेकिन बीजेपी को भी हमला बोलने का एक और मौका मिल गया है कि तेजस्वी आएंगे तो वक्फ को हटाएं या नहीं हटाएं, लेकिन शरिया कानून जरूर लागू कर देंगे। मैं बिहार के लोगों से कहना चाहता हूं, ये धर्म की राजनीति करते हैं और मुसलमानों के लिए ये पहले वोटर लिस्ट में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को डलवाने का, अब लगता है अगर इनकी सरकार बन जाए तो यहाँ इस्लामिक कानून बना देंगे, शरिया कानून से चलेगा बिहार। वक्फ और शरिया कानून के सवालों के बीच योगी आदित्यनाथ और असदुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी ने चुनाव को और ज्यादा गर्मा दिया। जब सिवान के रघुनाथपुर सीट पर वोट मांगने के लिए योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो वहां बुलडोजर भी था और ओसामा भी। हजारों हजार समर्थकों और लोगों के बीच योगी का स्वागत जय श्री राम और बाबा का बुलडोजर के नारों से हुआ। भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसे निशाना इसलिए साधा कि सिवान की रघुनाथपुर सीट पर आरजेडी ने बाहुबली नेता शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि ओसामा का ये पहला चुनाव है, इसे शहाबुद्दीन परिवार की अग्नि परीक्षा माना जा रहा है। कभी इस पूरे इलाके में शहाबुद्दीन के नाम का सिक्का चलता था, लेकिन फिर वो दौर आया कि उनकी पत्नी चुनाव हार गयी। अब सवाल है कि क्या ओसामा ये चुनाव जीत पाएंगे। ओसामा के बहाने योगी आदित्यनाथ के निशाने पर कांग्रेस भी है, आरजेडी भी और ओवैसी भी। ये कांग्रेस को आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों को शोभा दे सकता है कि वे किसी पेशेवर अपराधी और माफिया को गले लगा करके किसी बाबर और किसी औरंगजेब की मजार में जाकर के सजदा पड़े, लेकिन यहां किसी सच्चे भारतीय को शोभा नहीं देता है।
आरजेडी के संस्थापक लालू यादव हैं और लालू यादव 1990 में मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार सबसे ज्यादा सुर्खियों में तब आए थे जब लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा को रोक दिया था। इससे बिहार की 18% मुस्लिम आबादी के वो हीरो हो गए। हालांकि मुस्लिम वोटों पर कांग्रेस और बहुत हद तक नीतीश कुमार भी दावा करते हैं। पिछले चुनाव में ओवैसी ने भी अपनी ताकत 5 सीटें जीतकर दिखा दी थी और इस बार प्रशांत किशोर को लगता है कि मुसलमानों का वोट उनको भी मिल सकता है। इसके जवाब में एनडीए के पास एक तरफ विकास का एजेंडा है तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का हिंदुत्व है। इसीलिए बात सीता माता की भी होती है और उसामा की भी होती है। शहाबुद्दीन के नाम से एक वक्त में उस इलाके के लोग कांपते थे, लेकिन 20 साल पहले लालू राबड़ी का राज खत्म होते ही शहाबुद्दीन का डर भी खत्म होने लगा। अब चुनावी मैदान में उतरे शहाबुद्दीन के बेटे पर योगी आदित्यनाथ का चुनावी हमला हुआ तो बचाव में आरजेडी सामने आ गई। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी बांटने काटने की ही बात करेंगे, लड़ाई झगड़े की। ये हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद भारत पाकिस्तान से आगे जा ही नहीं पाते। बेरोजगारी गरीबी दूर करने की बात ये नहीं करते, पलायन दूर करने की बात नहीं करते। उत्तर प्रदेश में भी सरकार की योगी जी की सरकार की विदाई होने वाली है। ये बिहार में 20 वर्षों से डबल इंजन की एनडीए सरकार है, अपनी उपलब्धि नहीं बताते। तो यहाँ योगी जी का मॉडल लाना चाहते हैं। यहाँ तलवार बांटने वाला नफरत बांटने वाला मॉडल नहीं, कलम बांटने वाला भाईचारा बांटने वाला नौकरी बांटने वाला मॉडल तेजस्वी मॉडल चलेगा। जय श्री राम के इस उद्घोष के बीच याद आया कि एक वक्त बीजेपी के साथ होते हुए भी मुस्लिम वोटों के दावेदार रहे नीतीश कुमार भी अब मंदिरों के रखरखाव में अपनी सरकार की भूमिका की तारीफ कर रहे हैं। 2005 के चुनाव में करीब 40% मुसलमानों के वोट आरजेडी और उसके सहयोगियों को मिले थे, जबकि एनडीए को सिर्फ 4% वोट मिले। वहीं कांग्रेस को 13% वोट मिले थे जो अलग चुनाव लड़ रही थी। 2010 में मुसलमानों का आरजेडी को वोट गिरकर 32% हो गया, जबकि एनडीए को 21% वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 22% मुस्लिम वोट मिले। 2015 विधानसभा चुनाव में लालू, नीतीश और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़े। इससे 69% मुस्लिम वोट महागठबंधन को मिला, जबकि बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को सिर्फ 6%। लेकिन 2020 में आरजेडी की अगुवाई वाले महागठबंधन को 76% मुस्लिम वोट मिले, जबकि एनडीए को सिर्फ 5%, जबकि नीतीश कुमार भी एनडीए में ही शामिल थे। एनडीए को मिलते कम वोटों का असर एनडीए में इस बार मुस्लिम उम्मीदवारों के चयन में भी दिखा और प्राथमिकता में भी। शाम में जा करके कोई गड़बड़ सड़बड़ इधर उधर करता था, तो इसी को हम इधर उधर देखे थे। तब इसीलिए वर्ष 2016 से 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई, अब जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती हैं। कोई तरह का दिक्कत नहीं, पहले वाला तो कोई काम ही नहीं करता था। आने वाला चुनाव बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाने का चुनाव। बीजेपी हिंदू हितों के सवाल पर स्पष्ट है, उसके तर्कश में सनातन की परंपरा भी है और विकास का मॉडल भी। दूसरी तरफ मुस्लिम वोट को लेकर 3 प्रमुख दावेदार हैं। एक तरफ महागठबंधन है जिसके नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव हैं। दूसरी ओर जनसुराज पार्टी है जिसके नेता प्रशांत किशोर हैं। और तीसरी तरफ AIMIM है जिसके नेता असदुद्दीन ओवैसी हैं। ओवैसी के निशाने पर एनडीए है तो महागठबंधन भी। वो बार बार यही बताना चाहते हैं कि मुसलमानों के जज्बात को विपक्षी दल भी लूट रहे हैं। मैं ढाका की आवाम को और बिहार की जनता को और खास तौर से वो 17% अल्पसंख्यक समाज को एक पैगाम दे रहा हूं। 3% है और उनकी ताकत को देखो आप, उनके सियासी शऊर से सबक हासिल करो आप, और उनकी बहादुरी को देखो कि 3% और कह रहे हैं कि अगर
हमारी सरकार बनेगी तो उप मुख्यमंत्री हमारा होगा। बताओ आप 17% हैं, अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? उनको जवाब देना। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या मोहम्मद का बेटा नहीं बन सकता मुख्यमंत्री? ओवैसी की सभाओं में भीड़ काफी आ रही है, लेकिन क्या वो भीड़ वोट में बदलेगी? ओवैसी की एंट्री से महागठबंधन भी खतरे की आहट सुन रहा है और जनसुराज भी। भैया ऐसा है, ओवैसी साहब मेरे मित्र हैं, लेकिन मेरा उनको सुझाव है बिना मांगा हुआ कि आप हैदराबाद संभालिए, हैदराबाद अपना किला बचाइए, बेकार सीमांचल में आकर और कंफ्यूजन पैदा मत कीजिए। आपकी जो नाराजगी है वो नाराजगी दूर हो गई, आपको तो डिप्टी सीएम भी घोषित कर दिया। बिल्कुल ही नाराजगी नहीं था कभी भी, और इच्छा रखते थे ज्यादा सीट लड़ने का। ठीक है, नाराजगी कभी भी नहीं रहा। गठबंधन में रहना है और मजबूती से बिहार में बदलाव लाना है, तो उसके लिए काम करो। ओवैसी ने मल्लाह का बेटा बना मोहम्मद का बेटा वाला दांव चलकर महागठबंधन के सामने एक सवाल तो छोड़ ही दिया है, और उसी सवाल का एक सिरा पकड़कर योगी आदित्यनाथ भी बिहार की चुनावी हवा को मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल योगी आदित्यनाथ की आहट बिहार में पहुंचने से पहले ही सुनाई पड़ने लगी थी, जब दिवाली के मौके पर अयोध्या में दीपोत्सव के लिए पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राम भक्त बनाम बाबर की बात उठा दी थी। आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है, यानी हर वस्तु में हलाल सर्टिफिकेशन। हमने यूपी में बैन किया है, मुझे लगता है कि आज यूपी के उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उसको खरीदने का या कोई बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि से ही योगी आदित्यनाथ ने जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया उसमें राम भक्त हैं, बाबर है, हलाल है, छांगुर है, राणा प्रताप और शिवाजी है और राजनीतिक इस्लाम है। तो साफ है कि ये सारे शब्द चुनावी मौसम में राजनीतिक ध्रुवीकरण का जरिया बन सकते हैं। राजनीतिक इस्लाम की कहीं चर्चा नहीं होती। जिसने आस्था पर कुठाराघात किया, यानी ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ हम लड़े थे, हमारे पूर्वज लड़े थे। फ्रांस के उपनिवेशवाद के खिलाफ हमारे पूर्वज लड़े थे, लेकिन राजनीतिक इस्लाम के खिलाफ भी हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी थी। बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज को, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को, महाराणा प्रताप को, महाराणा सांगा को हम इसी बात के लिए स्मरण करते हैं, इसी बात को लेकर के हम उनको राष्ट्र नायक के रूप में सम्मान देते हैं। लेकिन ये राजनीतिक इस्लाम वही है जो छांगुर के रूप में डेमोग्राफी को चेंज करके राष्ट्र माता के टुकड़े टुकड़े करने की मंशा के साथ कार्य कर रहा है। अगर 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव को देखें तो वहां बीजेपी की जीत का पैटर्न बहुत चौंकाने वाला दिखता है। बिहार के जिन 13 जिलों में मुस्लिम आबादी का दबदबा है, वहां एनडीए ने 69% सीटें जीत ली, यानी 68 सीटें, जबकि महागठबंधन को 26% सीटें ही मिली, यानी 26 सीटें। वहीं जिन 25 जिलों में मुस्लिम आबादी कम है, वहां एनडीए 40% सीटें यानी 57 सीटें ही जीत पाया, जबकि महागठबंधन ने 58% सीटें यानी 84 सीटें जीत ली। मुस्लिम वोट के बारे में आमतौर पर यही धारणा है कि मुसलमानों का वोट उस दल को मिलता है जो बीजेपी या उसके गठबंधन को हरा सके। इसका असर टिकट बंटवारे पर भी दिखा है, जिसमें एनडीए की तरफ से मुस्लिम उम्मीदवार नाम मात्र के हैं। पसमानदा मुसलमानों के बीच लोकप्रिय रहे नीतीश कुमार ने भी 4 उम्मीदवार ही उतारे, लेकिन महागठबंधन ने भी मुसलमानों को उनकी आबादी के लिहाज से चुनाव लड़ने के लिए सीटें नहीं दी हैं। यही सवाल ओवैसी उठा रहे हैं।
इसलिए बिहार के चुनावी महासमर में कूदने से पहले ही योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि चुनावी हथियार क्या होंगे। याद करना, जो परिस्थितियां रामायण काल में थी, महाभारत काल में थी, नाम और परिस्थितियां बदल गई होंगी, लेकिन उस प्रकार के पात्र दूसरे रूप में आज भी मौजूद हैं, आज भी मौजूद है। ताड़का भी है, शूरपंखा भी है, और साथ साथ खर और दूषण और मारीच और स्वभाव भी आज भी समाज को त्रस्त कर रहे हैं। हमें इन्हें सतर्क रहना पड़ेगा, इनसे सतर्क रहना पड़ेगा, समाज को एकजुट करना पड़ेगा। ये जो जाति के नाम पर, छुआछूत और अस्पृश्यता के आधार पर समाज को बांटने वाले लोग हैं, ये वही लोग हैं जो पूर्व जन्म में किसी ताड़का, किसी मारीच और किसी शूरपंखा के सहयोगी रहे होंगे। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ 20% को गाली देकर 80% का वोट मिल जाएगा। इसलिए 80% हिंदू वोट को साधने के लिए उनकी बेहतरी के काम एनडीए भी गिना रहा है और महागठबंधन भी। बिहार के जिस भी परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे हर परिवारों को एक नया अधिनियम बना करके अनिवार्य रूप से उन परिवार में नौकरी जो है दी जाएगी। लेकिन घूम फिरकर लड़ाई 80 बनाम 20 पर कैसे आ जाती है, उसको तेजस्वी यादव के इन 3 वादों से समझ सकते हैं। तेजस्वी का चुनावी वादा है कि वो वक्फ कानून को बिहार में आने नहीं देंगे। उनका ये भी वादा है कि वो मदरसों में शिक्षकों की भर्ती करेंगे, और वो ये वादा भी कर रहे हैं कि मदरसों को विकसित किया जाएगा। लेकिन मुस्लिम हितों की बात करने वाले एक और नेता बिहार में आ चुके हैं, असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी का खेल बिगाड़ दिया था। वो पूछ रहे हैं कि मुसलमानों की इतनी बड़ी आबादी के बावजूद उनके लिए डिप्टी सीएम बनाने की बात क्यों नहीं होती। ओवैसी मुसलमानों की बेहतरी का दावा करते हैं तो योगी आदित्यनाथ की छवि बीजेपी के भीतर सबसे ज्यादा वोट दिलाने वाले नेता की है। बिहार के पिछले विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने बिहार में 20 रैलियां की थी, जिनमें 13 पर जीत मिली थी। उनमें से 12 सीटों पर तो बीजेपी को ही जीत मिली थी। धीरे धीरे योगी आदित्यनाथ का कद इतना बढ़ता गया कि पिछले साल उन्होंने महाराष्ट्र में 24 जगहों पर रैली की थी, और उनमें से 22 सीटों पर बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति की जीत हुई थी। योगी ने हरियाणा में 14 रैलियां की थी, जिनमें 9 पर बीजेपी को जीत मिली थी। वहीं जम्मू और कश्मीर के जम्मू में योगी आदित्यनाथ ने 4 सीटों पर रैली की और चारों पर बीजेपी की जीत हुई। वैसे आपको याद होगा कि पिछले साल हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावों के दौरान ही योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया था, जिसकी खूब चर्चा हुई थी। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। एक साल पहले हुए हरियाणा, महाराष्ट्र और जम्मू और कश्मीर के चुनावों में योगी आदित्यनाथ ने यह नारा उछाला था। इसमें हिंदुत्व के नाम पर ध्रुवीकरण का आरोप लगा, लेकिन बीजेपी को उन सीटों पर बहुत फायदा पहुंचा जहां योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। अब बिहार में चुनाव हो रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ ने इन मुद्दों को एक बार फिर उछाल दिया है, जिन पर महागठबंधन बैकफुट पर जा सकता है। हालांकि इस बीच कांग्रेस 2 कदम आगे बढ़ गई है और उसके अध्यक्ष ने आरएसएस पर पाबंदी लगाने की बात कर दी है। केंद्रीय सिविल सेवाओं में
नियमावली 1964 में राजनीतिक संगठनों जैसे आरएसएस और जमात इस्लामी से सरकारी कर्मचारियों के जुड़ाव पर रोक लगाई गई। कौन लगाए? वल्लभ भाई पटेल के ज़माने में ही लग गई। और आज कांग्रेस को हर बात के लिए दोष देते हैं, लेकिन आपके करतूत क्या है वो आप देख लीजिए। अब योगी बिहार पहुंचे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में जिस अखिलेश यादव ने उनके खिलाफ विपक्ष का मोर्चा संभाल रखा है, वो भी बिहार का रुख कर चुके हैं। योगी एनडीए के स्टार प्रचारक हैं, अखिलेश यादव महागठबंधन के। योगी अपने बुलडोजर वाली व्यवस्था के साथ हाजिर हैं। 1990 से 2005 तक बिहार का जंगल राज और परिवारवाद आपने देखा होगा। कौन वे लोग थे जिन्होंने बिहार की ज्ञान भूमि को, बिहार की इस आध्यात्मिक ज्ञान भूमि को परिवारवाद और अपराध की भूमि बना करके यहां के हमारे नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। उस कालखंड में किस प्रकार से रौंदने का काम हुआ था यह किसी से छुपा हुआ नहीं, और इसीलिए पिछले 20 वर्ष में बिहार को उस कलंक से मुक्त करने का काम एनडीए की सरकार ने जिस प्रभावी ढंग से किया है, आज डबल इंजन की ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बिहार के अंदर उसको और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए इस चुनाव में फिर से बिहार वासियों का आह्वान करने के लिए आई है। बिहार में अब पक्का परिवर्तन अखिलेश यादव जी का बात है। दूसरी ओर अखिलेश यादव अपनी रैलियों में पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा बुलंद करने जा रहे हैं। अखिलेश यादव जो भाषा बोलते हैं वही भाषा तेजस्वी यादव भी बोलते हैं, और राहुल गांधी भी। बल्कि राहुल गांधी तो संविधान का हवाला देकर दलितों, पिछड़ों को उनकी आबादी से भी ज्यादा हक देने की बात करते हैं। वो बार बार जातिगत जनगणना करके उस हिसाब से दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को उनके हक दिलाने की बात करते हैं। जातीय जनगणना देश में जब होगी तब होगी, लेकिन बिहार में नीतीश राज में जातिगत आधार पर सर्वे हुआ था। उस आधार पर जिस समाज की जितनी आबादी है उस हिसाब से टिकट वितरण महागठबंधन में नहीं हुआ। महागठबंधन में सबसे ज्यादा 66 टिकट यादवों को मिला। उनकी आबादी है 14%, लेकिन टिकट दिया 27%। वहीं अति पिछड़ा को 30 सीटें दी हैं, जिनकी आबादी है 36%, लेकिन सीटें मिली 12%। वहीं दलितों को 38 सीटें मिली हैं, जिनकी आबादी है 20%, और सीटें देखें तो पड़ी 16%। वैसे ही मुसलमानों को 30 सीटें दी हैं, जबकि उनकी आबादी 18% है, और ये संख्या पड़ती है 12%। लेकिन महागठबंधन के नेताओं को लगता है कि मुसलमान जाएंगे तो कहां जाएंगे, और इसीलिए महागठबंधन के नेता भी वक्फ की जमीन पर ही उलझे हुए हैं, जबकि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री उम्मीदवारों का भी ऐलान हो चुका है, जिनमें मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए मैं ये कह सकता हूं, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। इस ऐलान से मुसलमानों के बीच ये ध्वनि गई कि उनको सिर्फ वोट बैंक के रूप में याद किया जाता है। सवाल है, 14% आबादी वाला मुख्यमंत्री बन सकता है, 2% आबादी वाला उप मुख्यमंत्री बन सकता है, तो 18% आबादी वाले को कुछ क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्या वो सिर्फ दरी ही बिछाते रहेंगे?
तेजस्वी यादव के नेतृत्व में मुसलमानों को सीटें भी आबादी के हिसाब से कम मिली हैं। ऐसे में वक्फ और मदरसे के हथियार से तेजस्वी अपने वोटों की किलाबंदी मजबूत बनाना चाहते हैं। वक्फ कानून रद्द करने की बात करके तेजस्वी मुसलमानों को अपने पक्ष में लामबंद करना चाहते हैं। साथ ही वो ओवैसी फैक्टर को कमजोर करना चाहते हैं, जिनकी पार्टी 32 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिनमें से 16 सीटें सीमांचल में हैं। एक तरफ ओवैसी और तेजस्वी के बीच मुसलमान पर घमासान मचा है, तो दूसरी ओर एनडीए खेमा भी मुस्लिम फैक्टर लेकर खड़ा हो जाता है। जब भी सत्ता की राजनीति 80 बनाम 20 की होती है, तो उसकी कीमत मुसलमानों को चुकानी पड़ती है। पिछले कुछ वर्षों में देखें तो मुस्लिम आबादी वोट बैंक बनकर सिमटती जा रही है और उससे ज्यादा बिहार की विधानसभा में उसके सदस्यों की संख्या सिमटती जा रही है। वर्ष 2000 में बिहार विधानसभा में 25 मुस्लिम विधायक जीत कर आए थे। 2005 के फरवरी में हुए विधानसभा चुनाव में एक विधायक कम हो जाने से संख्या 24 हो गई। लेकिन अक्टूबर में उसी साल जब चुनाव हुए तो मुस्लिम विधायकों की संख्या 16 हो गई। 2010 में जरूर मुस्लिम विधायकों की संख्या थोड़ी बढ़ी जब वो 19 हो गए। 2015 में जब नीतीश और लालू यादव साथ आए तो ये संख्या थोड़ी और बढ़ी और 24 तक पहुंच गई। लेकिन 2020 में गिरकर 19 पर आ गई। जबकि आबादी के लिहाज से उनके विधायकों की संख्या 43 होनी चाहिए। बीजेपी को पता है अगर मुस्लिम वोटों के ज्यादा दावेदार होंगे और इनके नाम पर ध्रुवीकरण होगा तो फायदा उसकी झोली में गिरेगा। अब सवाल है, क्या झटका हलाल जैसे मसले 80 बनाम 20 के माहौल को ही नहीं गरमा रहे? ऐसे में महागठबंधन के नेता बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक सेक्युलर सरकार की गारंटी है। दरअसल 80 बनाम 20 की लड़ाई सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की लड़ाई है। इसलिए इस मुद्दे पर अलग अलग राजनीतिक दल और उसके नेता अपने हिसाब से गोटी चल रहे हैं। बीजेपी विकास और हिंदुत्व की बात करती है, जेडीयू विकास और सामाजिक न्याय की दुहाई दे रहा है, एलजेपी बिहारी फर्स्ट के नारे से बंधी हुई है। दूसरी तरफ कांग्रेस संविधान के सम्मान की बात कर रही है, तो आरजेडी एक तरफ सरकारी नौकरियों का वादा कर रही है तो दूसरी ओर सांप्रदायिकता से लड़ने की दुहाई दे रही है। इसीलिए तेजस्वी यादव 3C करप्शन, क्राइम और कम्युनलिज्म यानी भ्रष्टाचार, अपराध और सांप्रदायिकता से मुक्ति की बात कर रहे हैं। बिहार विधानसभा का चुनाव उस वक्त हो रहा है जब बिहार में छठ पूजा हुई। छठ पूजा बिहार में हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र आस्था का त्योहार है, जिसमें भगवान सूर्य की आराधना होती है। छठ डूबते सूरज को सम्मान देने का पर्व है, लेकिन वक्त चुनाव का है, इसलिए छठ पर भी चुनावी राजनीति का साया मंडराने लगा है। ड्रामा बना रखा है। एक तरफ यमुना, उसको यमुना जी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं, ड्रामा कर रहे हैं कि भैया देखो मैं यमुना जी में नहाया हूं। वहां पे कोई यमुना जी नहीं है, वहां पे तालाब है। नरेंद्र मोदी जी अपने स्विमिंग पूल में नहाने गए, तालाब में नहाने गए। उनको यमुना से कुछ लेना देना नहीं, उनको छठ पूजा से कुछ लेना देना नहीं। उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे। आरजेडी कांग्रेस वाले हमारी आस्था का, हमारी धरोहर का अपमान करने में एक्सपर्ट है। आप याद करिए, आरजेडी के लोगों ने प्रयागराज महाकुंभ को फालतू कहा था। अभी हमने देखा कि कैसे कांग्रेस के नामदार ने हमारे छठ महापर्व को नौटंकी ड्रामा बताया। ड्रामा। हमारी आस्था को अपमानित करने वालों को बिहार कभी माफ नहीं करेगा। 80 बनाम 20 की लड़ाई शहरों और स्थानों के नाम परिवर्तन तक पहुंच चुकी है। सिर्फ 25 साल की उम्र में जिस लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बीजेपी ने दरभंगा जिले की अलीनगर सीट से मैदान में उतारा, वहां का चुनाव जाति और धर्म की
भूल भुलैया में उलझता जा रहा है। मैथिली ठाकुर अलीनगर का नाम बदलकर सीतापुर करने की बात कर रही हैं। जब मेरे नामांकन में नित्यानंद राय जी आए थे तो उन्होंने ये ऐलान किया था कि अगर आप लोगों ने मैथिली को जिता दिया तो अलीनगर सीतापुर कहलाएगा। और क्यों ना कहा है, क्योंकि मिथिला की माँ मैथिली, माँ सीता, उनकी पावन भूमि है। हम सबका सौभाग्य है कि मिथिला में हमें जन्म लेने का ये सौभाग्य मिला है। तो सीता जी की ही धरती पे अगर सीतानगर बना दिया जाए तो इसमें बड़ी क्या विवाद की बात हो गई। वोट का एक सिरा विकास और बुनियादी मुद्दों से जुड़ता है तो दूसरा सिरा भावनाओं से जुड़ता है। अपनी लोकगीतों से लोगों का दिल जीतने वाली मैथिली ठाकुर ने उसी उम्र में बीजेपी का टिकट हासिल कर लिया है जो चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र होती है। मैथिली ने भी वोट हासिल करने के लिए उसी एजेंडे को आगे बढ़ाना बेहतर समझा है जिसमें शहरों, कस्बों और तमाम जगहों के नाम बदले जाते हैं। इससे संस्कृति और परंपरा के नाम पर लोगों में जगने वाले गर्व के भाव को वोटों में बदलने की कोशिश हो सकती है। तेजस्वी को पता है कि लड़ाई का मैदान अगर धार्मिक सवाल बने तो उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसीलिए वो कई बुनियादी सवालों की बात कर रहे हैं जिनमें हर परिवार से एक सरकारी नौकरी देने की बात वो कहते हैं। ये दूसरी बात है कि इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है, उसमें कई तर्क भी हैं। आपसे हम वादा करके जा रहे हैं, प्रण है, और इस प्रण को प्राण निछावर करके भी पूरा करना पड़े तो तेजस्वी करेगा। जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं, उस घर में सरकारी नौकरी तेजस्वी देगा। कितना पैसा लगेगा? अभी अगर वो 2,75,00,000 को वो नौकरी देगा तो कम से कम 25,000 तो देना पड़ेगा ना 25,000। अब तुम उसका हिसाब कर लो, उसके लिए पैसा पड़ेगा 8,28,000 करोड़ रुपये। 8,28,000 करोड़ रुपये। पूरा बिहार सरकार का बजट कितना है? सालाना 2 लाख करोड़ का। ये कहां से लाएंगे बाबा? तेजस्वी के साथ दिक्कत यह है कि लालू यादव और राबड़ी देवी की सरकार से चिपकी जंगल राज की बदनामी उनके दामन को भी दागदार बना रही है। इसलिए वो अपने भाषणों में विकास की बात कर रहे हैं, जिसमें नंबर 1, 20 महीने में हर परिवार को सरकारी नौकरी देने का वादा करते हैं। नंबर 2, सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सीमा बढ़ाएंगे। नंबर 3, सबको 200 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। नंबर 4, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। नंबर 5, जीविका दीदियों को नियमित किया जाएगा और उनके कर्ज माफ होंगे। नंबर 6, संविदा कर्मियों को नियमित किया जाएगा। और नंबर 7, IT पार्क और स्पेशल इकोनॉमिक जोन को विकसित करेंगे। चुनावी मैदान में उतरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से आप समझ सकते हैं कि इन वादों का विस्तार कितना है। आरजेडी कांग्रेस वाले बुरी तरह घबरा गए। अपने घोषणा पत्र में ये लोग ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ झूठ है। ये लोग इतना फेंक रहे हैं कि इनके समर्थकों तक को हजम नहीं हो पा रहा है। कमाल देखिए कि विकास की बात तो सभी कर रहे हैं, लेकिन उस विकास के आगे आगे धर्म की राजनीति भी सरपट दौड़ती है। इसलिए ओवैसी मुस्लिम हितों के दावेदार बन जाते हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के हामी। और जिस इलाके में योगी आदित्यनाथ ने ये बात कही, वहां भी ओसामा और लादेन वाली बातें चुनाव में होने लगी। सिवान की रघुनाथपुर सीट से जेडीयू के उम्मीदवार विकास सिंह विकास के रूपक को अपने नाम के साथ जोड़ते जोड़ते ये दावा कर रहे हैं कि शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब का नाम ओसामा बिन लादेन के नाम पर रखा गया है। जेडीयू उम्मीदवार का यही मानना है कि ओसामा शहाब को अगर अपने पिता शहाबुद्दीन के बाहुबल की विरासत का कुछ भी फायदा मिल सकता है तो उनकी गुंडागर्दी का बोझ भी उन्हें ही उठाना होगा। दिलचस्प ये है कि ओसामा शहाब के प्रचार में जो सबसे कम दिख रहे हैं वो खुद ओसामा शहाब हैं। उनके समर्थकों की भीड़ बेशक उनकी तस्वीर लेने को आतुर है, लेकिन उनके लिए सामने आ रहे हैं मौजूदा विधायक हरिशंकर यादव, जो अपना टिकट काटे जाने के बावजूद ओसामा के प्रचार में लगे हुए हैं।
वैसे रघुनाथपुर सीट पर मुहावरे वही हैं जो बाकी बिहार में चल रहे हैं। यहाँ तक कि चुनाव आयोग ने बिहार में SIR के बाद 65 लाख से ज्यादा नाम हटा दिए। मतलब अब लिस्ट में कोई फर्जी मतदाता नहीं। तो सवाल है, क्या घुसपैठिए थे? इसका ठोस जवाब तो नहीं मिला है, लेकिन बीजेपी चुनावी मौसम में बुर्के के बहाने घुसपैठियों की पहचान करने की लगातार वकालत कर रही है। अगर आपको हमारा बात ठीक लगा, इन सबके बीच जन स्वराज पार्टी बनाकर बुनियादी मुद्दों पर राजनीति का दावा करने वाले प्रशांत किशोर को लगता है कि अब की बार लड़ाई NDA और जन स्वराज में होगी। साफ है कि बिहार में विधानसभा चुनाव के सभी दावेदार अपने हिसाब से चुनावी समीकरण साधने में जुटे हैं। अब समीकरण का पासा किस करवट बैठता है, ये देखना बाकी है। बिहार में चुनाव की बाजी कौन तय करेगा? जवाब होगा बिहार की जनता तय करेगी। लेकिन बिहार की जनता किन मुद्दों की सरजमी पर खड़ा होकर चुनाव की दशा और दिशा तय करेगी, ये साफ नहीं है। इसीलिए ये सवाल उठता है कि क्या अब की बार 18% वोट वाले मुस्लिम एक्स फैक्टर होंगे? विपक्ष भी इसे मुद्दा नहीं बनाना चाहता, क्योंकि वैसी स्थिति में बात 80 बनाम 20 होने में देर नहीं लगती।